आप अभी हेरा फेरी का जिक्र कर रहे तो गले का फंदा है यार। It can happen, 1% can happen without me and Akshay, but 100% can't happen without Paresh ji. देखो, आज नाराज फूफा बने बैठे परेश रावल के डिसीजन से हम तो दुखी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा दो और लोग दुखी हैं, अपने राजू और श्याम। इवन प्रियदर्शन ने खुद अरे बताया भाई, कि मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो मेरे को पहले बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा कोई होगा मार्केट स्टैंड चलता रहता है इनका, लेकिन जब कंफर्म हुआ कि नहीं एक्चुअली परेश रावल ने क्विट कर लिया है तो भाई यकीन ही नहीं हुआ। और मैं फिर सोचने लगा कि क्या होगा इस मूवी का भाई, क्योंकि लिटरली अगर बाबू भैया ही मूवी से मिसिंग हो गए तो फिर वो मतलब वो चीज़ फील ही नहीं हो पाएंगे ये हेरा फेरी है। मतलब समझ रहे हो, जो कोर था वही यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग लगेगा। और भाई क्या ही कंट्रोवर्सी चलती रही टाइम टू टाइम, अगर तुमने फॉलो की हो या फिर सुन रखी हो तुम लोगों ने, तो बहुत ही लंबी कंट्रोवर्सी के बाद ये कास्ट फाइनलाइज हुई थी और शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी और अब नया लफड़ा आ गया। अक्षय कुमार रो पड़े, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हेरा फेरी फिल्म का नाम कमबैक थी भाई अक्षय का इंडिया की मूवी। कमबैक के लिए तो प्लान किया अक्षय ने, इतनी सारी जो भी चीज़ें की, राइट्स वगैरह खरीदी, कमबैक ही था इन शॉर्ट कहीं ना कहीं। पहले हेरा फेरी कभी होने ही वाला नहीं था। हेरा फेरी के अनाउंसमेंट के टाइम इस फिल्म की ओरिजिनल कास्ट भी काफी अलग थी, और जितनी हेरा फेरी फिल्म में नहीं हुई, उससे ज्यादा हेरा फेरी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इवन हेरा फेरी मूवी के प्रोड्यूसर हेरा फेरी मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन पर सच में उनके साथ हेरा फेरी करने के आरोप लगा देते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी रिसेंटली जब परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से एग्जिट लिया तो अक्षय कुमार ने उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से 25 करोड़ का केस ठोका। और ऐसे जो कि भाई अगर देखा जाए, तुम्हें पता है, तुम एक एक्टर हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें क्या एडवांस अमाउंट मिला है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शायद 10 या 11 लाख के आसपास परेश रावल को दिए गए थे। और फिर तुम अगर मूवी से पीछे हटोगे तो लीगली भाई यहाँ पर आपको सामना करना पड़ेगा चीज़ों का, जो कि भाई यहाँ पर क्योंकि पैसा लगा होता है पिक्चरों के ऊपर, ऐसा नहीं कि बस मेरे को नहीं करना मैं पीछे हट गया, नहीं भाई। सारे एडवांस प्लानिंग यहाँ पे मूवी के लिए की जाती है कि भाई प्रमोशन इस तरीके से होगा, ये एक्टर ये करेगा वगैरह। और जैसे ही आप पीछे हटोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको लीगल यहाँ पर सामना तो करना पड़ेगा। इंसिडेंट हेरा फेरी फ्रेंचाइज की फिल्मों के लिए कोई नई बात नहीं है। हेरा फेरी फ्रेंचाइज की हर मूवी की शूटिंग के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम हेरा फेरी फ्रेंचाइज की शुरू होने से लेकर अब तक की पूरी कहानी आपके सामने डिटेल में बयान करेंगे, और हेरा फेरी फ्रेंचाइज में बिहाइंड द कैमरा होने वाली पॉलिटिक्स को भी आपके सामने एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि हेरा फेरी पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस पे हिट ना होने के बाद भी क्यों इस फिल्म का सीक्वल हेरा फेरी को बनाया गया, और फिर आगे जाकर ऐसा क्या हुआ कि इस फ्रेंचाइज के सेकंड पार्ट फिर हेरा फेरी के हिट होने के बाद 19 साल होने वाले, बट अभी तक इसके थर्ड पार्ट हमें देखने को नहीं मिला है। और सिर्फ यही नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी हेरा फेरी 3 के अराउंड जो बातें मार्केट में घूम रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मतलब परेश रावल के डिसीजन के बाद अगर आपके आंखों से बिस्लेरी बह रहा हो और आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आज आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आपको इस फिल्म के कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बेल्ट से पीटने का मन करेगा, और आप भी कहोगे कि खोपड़ी तोड़ सालों का। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा टारगेट देता हूँ 10,000 लाइक का, जिससे वीडियो हेरा फेरी टीम तक पहुंचे और उन्हें भी थोड़ी सी भाई के चैनल को सब्सक्राइब। आप लोगों को वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी डिटेल्स होती है भाई की वीडियो में, तो एक बार चेकआउट कर लेना चैनल को, और भी बहुत ही अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। हेरा फेरी की कहानी शुरू होती है 1996 में, जब फिरोज नादियादवाला ऑफिशियली हेरा फेरी को अनाउंस करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब ये फिल्म अनाउंस होती है तब इस फिल्म का नाम हेरा फेरी नहीं बल्कि रफ्तार होता है। दरअसल मेकर इस फिल्म को हेरा फेरी नाम से ही बनाना चाहते थे, बट उस टाइम पे गोविंदा भी सेम टाइटल के साथ एक फिल्म बना रहे थे, जिसकी वजह से उस टाइम पे हेरा फेरी का नाम हेरा फेरी नहीं बल्कि रफ्तार रख दिया गया। बट जब बाद में गोविंदा वाली फिल्म सल्ड हो गई तो इस फिल्म का नाम रफ्तार की जगह फिर से हेरा फेरी ही रख दिया गया। 1996 वही तो बोलो मैं, अवतार के अलावा गोविंदा ने हेरा फेरी कब साइन कर ली। बैट हो दिए। इस फिल्म का बस टाइटल ही अलग नहीं था, बल्कि इस फिल्म की कास्ट में भी काफी हेरा फेरी की गई थी। जब फिल्म का मुहूर्त हुआ था तो उस टाइम पे फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, संजय दत्त, करिश्मा कपूर लीड रोल में होने वाले थे, और उस टाइम पे संजय दत्त सुनील शेट्टी वाला रोल प्ले करने वाले थे, एंड करिश्मा कपूर अनुराधा का रोल। लेकिन बाद में करिश्मा को ये रोल उतना सब्सटेंशियल नहीं लगा, इसलिए आगे जाके तब उन्हें अनुराधा के रोल को प्ले किया। और अगर आप बात करें कि क्यों बाद में संजय दत्त को रिप्लेस करके सुनील शेट्टी को लिया गया, तो ऐसा है कि उस टाइम पे संजय दत्त की कोर्ट की डेट कुछ ज्यादा ही आने लगी थी, और उन कोर्ट के चक्कर काटते काटते घनचक्कर बन गए थे अपने संजय दत्त। और संजय दत्त मूवी की शूटिंग के लिए डायरेक्टर प्रियदर्शन को डेट्स नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से ये फिल्म थोड़ी डिले भी हुई, और आगे जाकर संजय दत्त को इस फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह सुनील शेट्टी को लिया गया। और प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ मिलकर इस फिल्म की शूटिंग। ऑनेस्टली बताओ तो अगर संजय बाबा होते तो एक्चुअली जो और भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव यहाँ पर हमें देखने को मिलता, क्योंकि भाई संजीव बाबा नो डाउट भाई कॉमेडी, अगर तुमने उनकी मूवी देख रखी है तो या ही हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर।
बट जितनी प्रॉब्लम इस फिल्म के मेकर्स ने इसके शूट से पहले फेस करनी पड़ी, उससे ज्यादा डिस्प्यूट्स एंड प्रॉब्लम इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ। बताया जाता है कि हेरा फेरी फिल्म में एक गाना फिरोज नादियादवाला ने प्रियदर्शन की एब्सेंस में शूट करवाया, जिसकी वजह से दोनों में बहुत बहस हुई। और ये जो डिस्प्यूट थी बिटवीन फिरोज एंड प्रियदर्शन, ये मूवी की शूटिंग के दौरान तो चला ही, बट फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद भी ये डिस्प्यूट और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। मूवी की शूटिंग के बाद फिरोज एंड प्रियदर्शन की लड़ाई एक अलग ही लेवल पे जा चुकी थी। दोनों एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, एक दूसरे के पिछवाड़े में बैक टू बैक एलिगेशन के तीर दाग रहे थे। और उन एलिगेशंस की बात करें तो खुद मूवी के प्रोड्यूसर नादियादवाला बताते हैं कि प्रियदर्शन ने उनको 3.5 घंटे की फिल्म बना के दी थी, जो कि काफी सीरियस एंड डिप्रेसिंग फिल्म थी। चूना लगा दिया। और बताया जाता है कि इसके बाद फिरोज ने नीरज वोरा के साथ मिलकर मूवी में काफी चेंजेस करवाए ताकि मूवी को एंटरटेनिंग बनाए। नीरज गोरा इज द मेन रीजन एंड द मेन सोल ऑफ हेरा फेरी कि आज हम उसको इतना पसंद करते हैं। उनकी ही कह सकते हैं मार्गदर्शन या दूरदर्शी या नज़र जो है, जिसकी वजह से आज हेरा फेरी एक कल्ट क्लासिक है, नो डाउट। और उसके बाद नादियादवाला ने यह भी बताया था कि प्रियदर्शन मूवी के शूट के बाद ना तो आए, ना ही मूवी के डबिंग के टाइम पे आए, और ना ही मूवी के एडिट के टाइम पे। उन्होंने मूवी पे ध्यान दिया ही नहीं, और ना ही वो मूवी की मार्केटिंग एंड प्रमोशन में इन्वॉल्व हुए। बट जब इन बातों के बारे में प्रियदर्शन से पूछा गया तो उन्होंने फिरोज नादियादवाला की बहुत सी बातों को गलत बताया और कहा कि मैं 3 घंटे 40 मिनट की फिल्म बना सकता हूँ, ऊपर से ये फिल्म मलयालम फिल्म रामाजी राव स्पीकिंग की रीमेक है, तो आई न्यू कि व्हाट आई वाज मेकिंग। तो ये रीमेक वर्ड सुन के बहुत से लोगों को झटका लगा होगा, तो मैं उन्हें एक और झटका देना चाहूंगा कि जो मलयालम फिल्म रामाजी राव स्पीकिंग है वो भी कंप्लीटली ओरिजिनल नहीं थी, वो भी एक गुजराती फिल्म प्ले खेल से इंस्पायर्ड थी। और अगर वापस से अभी डिस्प्यूट वाले मुद्दे पे आए तो हेरा फेरी फिल्म के प्रोड्यूसर, और गुजराती भी ओरिजिनल नहीं थी। इंस्पिरेशन ऑलवेज कम टुगेदर मैन। ने मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन पे एक और शॉकिंग एलिगेशन लगाया और कहा कि प्रियदर्शन ने मूवी के रिलीज से 10 दिन पहले हेरा फेरी के रीमेक के राइट्स एक पंजाबी फिल्म मेकर को बेच खाए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो कैसे किसी को रीमेक के राइट्स सेल कर सकते हैं जब उनके पास खुद ही इस फिल्म के रीमेक के राइट्स नहीं है। और वो बताते हैं कि रामाजी राव स्पीकिंग के जो ओरिजिनल राइटर थे सिद्दीकी एंड लाल, उन्होंने उन राइट्स को सेल किया था। बट इतने सारे डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिव डिफरेंसेस के बाद भी ये फिल्म किसी तरह 31 मार्च 2000 को रिलीज होती है। और रिलीज होने के बाद जहाँ क्रिटिक्स से इस फिल्म को काफी अप्रिसिएशन मिला, तो वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एवरेज साबित हुई। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड कभी भी एवरेज बॉक्स ऑफिस मूवीज की सीक्वल्स नहीं बनाता, तो इस फिल्म में ऐसा क्या खास था कि एवरेज बॉक्स ऑफिस हिट होने के बाद भी इस फिल्म का सीक्वल बना। तो देखो, इस फिल्म के सीक्वल के हिट होने के बावजूद भी क्यों इस फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट आज तक नहीं बना पाया, और क्यों हेरा फेरी फ्रेंचाइज को कर्स फ्रेंचाइज कहा जाता है। वाई बॉलीवुड मेड सीक्वल्स। हेरा फेरी भले ही बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित हुई हो, लेकिन जब इस फिल्म को टीवी पे टेलीकास्ट किया गया तो लोग इस फिल्म को देखकर हंस हंस के पागल हो गए, और देखते ही देखते इस फिल्म की एक कल्ट ऑडियंस बन गई। और इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आज भी अगर कोई चैनल पे टीआरपी लो होती है तो लोग टीआरपी इंक्रीज करने के लिए हेरा फेरी का बूस्टर डोज लगा देते। और इस फिल्म का इम्पैक्ट टीवी पे तो दिखता ही है, बट आज के मीम कल्चर में भी इस फिल्म का एक अलग ही इन्फ्लुएंस है, और वो इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है वो बात तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगी। और उस टाइम पे टीवी पे इस फिल्म के इम्पैक्ट को देखते हुए ही फिरोज नादियादवाला को यह अंदाजा लग गया था कि इस फिल्म का सीक्वल बना के वो 25 दिन में सच में पैसा डबल कर सकते हैं। लेकिन जितना हंगामा हेरा फेरी की शूटिंग और रिलीज के टाइम पे हुआ था, उससे भी ज्यादा हंगामा फिर हेरा फेरी की मेकिंग के दौरान हुआ। तो बात ये थी कि जब फिरोज ने फिर हेरा फेरी बनाने की सोची तो उन्होंने डिस्प्यूट्स के चलते हेरा फेरी के ओरिजिनल डायरेक्टर प्रियदर्शन की जगह हेरा फेरी के राइटर नीरज वोरा को अप्रोच किया। और प्रोड्यूसर साहब के इस फैसले से बहुत लोग दुखी थे, इवन खुद नीरज वोरा भी इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। लेट नीरज वोरा ने भी हेरा फेरी साइन करने से पहले प्रियदर्शन से पूछा भी था कि आपको मेरे इस फिल्म को डायरेक्ट करने से कोई इशू तो नहीं है, तो प्रियदर्शन ने कहा था कि उन्हें कोई भी इशू नहीं है। और फिर नीरज वोरा ने फिर हेरा फेरी पे काम स्टार्ट किया था। फिर हेरा फेरी की स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी थी और उसको डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया था। राजू श्याम एंड बाबू राव के कैरेक्टर की लेगेसी को नीरज वोरा आगे ले गए थे। नीरज वोरा ने पुराने कैरेक्टर को अच्छे से यूटिलाइज किया था, साथ ही साथ नए कैरेक्टर्स भी ऐड किए थे, जैसे कि जॉनी लीवर, राजपाल यादव कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर भी मूवी की प्रिंसिपल कास्ट के कैरेक्टर की तरह काफी पॉपुलर हुए थे। साथ ही साथ जहां तबू पार्ट 1 में लीडिंग लेडी थी, वहीं सेकंड पार्ट में हमें विपाशा बासु और रिमी सिंह देखने को मिले थे। जब ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी ना, तो इसने 18 करोड़ के बजट में 69 करोड़ का कलेक्शन किया था, और ये फिल्म लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। इवन बहुत से लोगों से जब भी पूछा जाता है तो इस फिल्म के सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट से ज्यादा एंटरटेनिंग बताते हैं। वैसे आपको हेरा फेरी 1 और 2 में से कौन सी सबसे बेस्ट लगती है, आप कमेंट में बता सकते हो। हेरा फेरी तो भाई सेकंड वाला पार्ट नो डाउट, क्योंकि उसमें और लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। तुम्हारा कौन सा पार्ट फेवरेट है, कमेंट में जरूर बताना।
ये एक ऐसी फिल्म थी जिसका हिट होना 100% कंफर्म था, जिसको डायरेक्टर जल्दी से जल्दी बनाना चाहते थे, जिसको प्रोड्यूसर जल्दी से जल्दी बनाना चाहते थे। लेकिन फिर ऐसा आज क्या हुआ कि हेरा फेरी को रिलीज हुए आज 19 ईयर हो चुके हैं, बट अभी तक इसका थर्ड पार्ट नहीं आया। इवन बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये फ्रेंचाइज कर्स्ड हो चुकी है और इसका थर्ड पार्ट कभी भी नहीं आएगा। इस फिल्म के एक्टर लाइक परेश रावल भी इस फ्रेंचाइज से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो क्या सच में हेरा फेरी का थर्ड पार्ट कभी नहीं आएगा? और पिछले 19 ईयर्स में ऐसे क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से हेरा फेरी 3 बनते बनते रह गई? तो आइए उन बातों पर बात करते हैं। तो फिर हेरा फेरी की अपार सफलता के बाद हेरा फेरी 3 बनाना तो तय था एंड हेरा फेरी की स्टोरी भी वहीं से शुरू होती थी जहां से फिर हेरा फेरी की स्टोरी एंड हुई थी। और अगर आपको याद हो तो फिर हेरा फेरी के क्लाइमेक्स में वो फिल्म एक सस्पेंस छोड़ के जाती है कि राजू ने उन गन्स का किया क्या। तो नीरज वोरा ने हेरा फेरी 3 की जो स्टोरी लिखी थी उसमें यही था कि मूवी के बाकी कैरेक्टर्स पूरी फिल्म में अक्षय कैरेक्टर राजू को ढूंढेंगे। बट यहाँ पे शॉकिंग बात ये थी कि 2015 में जब हेरा फेरी 3 को अनाउंस किया गया तो उस टाइम हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार तो थे ही नहीं। और ऐसा होने के दो सबसे बड़े रीजन बताए जाते हैं। पहला ये कि अक्षय को उस फिल्म से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था और दूसरा ये कि अक्षय ने खुद क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उस फिल्म को लात मार दी। लेकिन यहाँ पे इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2015 के टाइम हेरा फेरी 3 की कास्ट में अक्षय कुमार के अलावा बाकी सारे लोग थे लाइक परेश रावल, सुनील शेट्टी, साथ ही साथ हेरा फेरी 3 में जॉन और अभिषेक को भी लिया गया था। एंड आई नो कि ये न्यूज सुन के तुम्हारे मुंह से अम्मा बहन की गाली निकल रही होगी। अब वैसे तो मैं भी बहुत ही संस्कारी बालक हूँ बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग इस न्यूज को सुन के अम्मा बहन की गाली निकलना लाजमी। बट अभी तुम अपनी गालियों को वेस्ट मत करो क्योंकि आगे इस वीडियो में हेरा फेरी 3 को लेके तुम भी ज्यादा शॉकिंग बातें बताऊंगा और उन शॉकिंग बातों के लिए अपनी गालियों को अभी बचा के रखो। और अगर तुम डाई हार्ड हेरा फेरी फ्रेंचाइज फैन हो तो इस वीडियो को आगे मत देखो क्योंकि तुम्हारा बीपी हाई होने का खतरा बढ़ सकता है। तो डिस्क्लेमर के बाद भी अगर तुम रुके हो तो कोई बात नहीं। तो अगर आगे बात करें तो इस फिल्म के अनाउंसमेंट के कुछ टाइम बाद ही परेश रावल एंड सुनील शेट्टी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से इस फिल्म को छोड़ देते, बट स्टिल उस टाइम पे ये फिल्म कंप्लीटली सेल्फ नहीं होती। उल्टा कुछ टाइम के बाद नीरज वोरा, अभिषेक, जॉन एंड नाना पाटेकर के साथ इस फिल्म के थर्ड पार्ट की शूटिंग स्टार्ट करने की सोचते हैं। लेकिन इस फिल्म के फैंस की बददुआ लग जाती है और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये फिल्म सेल्ड हो जाती है। और इसके बाद नीरज वोरा की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। फिर 2017 में कुछ ऐसा होता है कि जो कि हेरा फेरी फ्रेंचाइज फैंस के लिए शॉकिंग तो था ही, या यूं है कि 2017 में नीरज वोरा स्वर्ग सिधार जाते हैं और सारे हेरा फेरी फैंस के लिए एक बहुत ही दर्दनाक न्यूज होती है। इसके बाद लोगों को लगने लगा होता है कि अब हेरा फेरी 3 कभी नहीं बनेगी, बट स्टिल हेरा फेरी 3 बनने के अटेम्प्ट कंटिन्यू रहते हैं। और 2018 में न्यूज आती है कि धमाल मूवी के डायरेक्टर इंद्र कुमार हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करेंगे। और अच्छी बात यह थी कि उस टाइम पे इस फिल्म में अक्षय कुमार भी होने वाले थे, बट बहुत टाइम तक इस फिल्म का शूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाता है। एंड फिर 2022 में न्यूज आती है कि अक्षय कुमार ने फिर से क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से हेरा फेरी 3 को छोड़ दिया। उसी दौरान ये भी न्यूज आती है कि अब अनीस बजमी हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी सुनने को मिलता है कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया। बट एक बार फिर से अक्षय और कार्तिक का ये जो चल रहा है कि लिटरली यार बोला यार फिर हेरा फेरी के टाइम पे भी मतलब कार्तिक इज लाइक बैकअप, अक्षय नहीं आ रहा, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। फैंस की हाई लगती है और कार्तिक आर्यन के साथ ये भी फिल्म नहीं बन पाती। लेकिन उसके बाद आती है अब तक की सबसे शॉकिंग न्यूज जिसमें बताया जाता है कि हेरा फेरी 3 बन रही है एंड ओरिजिनल कास्ट के साथ बन रही है, लेकिन उसके डायरेक्टर होंगे फरहाद नोलन सामजी। इवन ये भी बताया जाता है कि फरहाद सामजी ने हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट वीडियो भी शूट कर ली। पब्लिक ने पेला था उस टाइम पर जब ये न्यूज आई थी, इतना ज्यादा ट्रोल किया था, इतना ज्यादा भयंकर भाई। मतलब क्योंकि कारनामे लोगों ने देख रखे, बच्चन पांडे देख रखी लोगों ने, और लोग बिल्कुल भी हेरा फेरी को बच्चन पांडे बनता देखना नहीं चाहते कि बस भाई हेरा फेरी से दूर रहे ना, जो करना है वो कर ले, हेरा फेरी से दूर रहे। लिटरली बहुत हार्ड ट्रोलिंग हुई थी। बट फैंस की तरफ से फरहाद सामजी को काफी बैकलैश फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से फरहाद सामजी को एज अ डायरेक्टर लेने वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया जाता है। एंड फिर उसके बाद 2025 में हेरा फेरी फैंस के लिए सबसे बड़ी न्यूज ड्रॉप होती है और वो न्यूज ये होती है कि हेरा फेरी पार्ट 1 के डायरेक्टर प्रियदर्शन ही हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करेंगे। और अगर बात करें कि ये पॉसिबल कैसे होता है तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है अपने राजू को, आई मीन अक्षय कुमार को, जिन्होंने हेरा फेरी 3 बनाने के राइट्स खरीदे अपने प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड्स फिल्म के अंडर। और उसके बाद वो खुद प्रियदर्शन के पास गए और उनसे हेरा फेरी 3 बनाने की रिक्वेस्ट की और दोस्ती यारी में प्रियदर्शन भी मान गए और फिर इस हेरा फेरी की ओरिजिनल कास्ट के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी। और इस मोमेंट तक सब कुछ सही था, लोग खुश थे, सभी सारी चीजें सही जा रही, लेकिन फिर उसके बाद मूत पीने का शौक रखने वाले परेश रावल हेरा फेरी को छोड़ देते। ये बहुत हाल हिट किया भाई। यार क्या चल रहा है।
हैं और इस बात की कंफर्मेशन वो एक ट्वीट करके देते हैं और उसके बाद चीजें और भी खराब होने लगती है और जब अक्षय कुमार परेश रावल पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का 25 करोड़ का केस ठोक देते हैं और ये सारे इंसिडेंट होने के बाद क्या अब मूवी सच में बन पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या मूवी बनाना सच में पॉसिबल बन पाएंगी? सवाल भी है और एक और सवाल आता है कि कैसी बनेगी भाई, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए बना रहे हो तो फिर तो आप बना ही लोगे, ठीक है, और ओपनिंग भी तगड़ी ले लोगे कहीं ना कहीं, इन शॉर्ट ओवरऑल पैसा भी कमा लोगे, लेकिन फिर लेगेसी कंटिन्यू करने की बात होती है। क्या वो हेरा फेरी के नाम पर बस एक मूवी होंगी या फिर एक्चुअली हेरा फेरी की स्टोरी को वो कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि जो लफड़े चल रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि बस ये पिक्चर बना के पैसा कमाने से मतलब है, लेगेसी वेगेसी अपनी कोई दाम नहीं है, तो वो बहुत ख़राब चीज़ कहीं ना कहीं हो जाएंगी। कि अब इतनी कल्ट क्लासिक मूवी जिसके भाई लिटरली जब भी याद करते तो हंसी तक आ जाती है कि मतलब बवाल चीज़ है एकदम खतरनाक से लेवल पे, तो उसको आप ख़राब कहीं ना कहीं कर दोगे, तो वो चीज़ बस नहीं होनी चाहिए। और इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी बनेगी भी तो कैसे बनेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हेरा फेरी 3 बनाना भी चाहिए? तो इन सब बातों पे हम डिटेल में बात करेंगे अगले पॉइंट में और उस पर भी बात करेंगे अभी जो न्यूज आई है उसमें सच में सच्चाई है या फिर एक मार्केटिंग टैक्टिक है। तो देखो, जब से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से एग्जिट किया है एंड अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन पे केस किया है, तब से सोशल मीडिया पे इस पूरे इंसिडेंट को 2 अलग अलग वेज में देखा जा रहा है। पहला वे तो ये है कि लोग जब से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से एग्जिट किया है एंड अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन पे केस किया है, तब से सोशल मीडिया पे इस पूरे इंसिडेंट को 2 अलग अलग वेज में देखा जा रहा है। पहला वे तो ये है कि लोगों को लग रहा है कि परेश रावल का मूवी से एग्जिट करना एंड अक्षय कुमार का परेश रावल पे केस करना ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है जिसे बस मूवी की हाइप इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है। बट क्या हेरा फेरी 3 जैसी मूवी जो कि ऑलरेडी बॉलीवुड की मोस्ट हाइप्ड फिल्म है उसको ऐसी घटिया मार्केटिंग टैक्टिक की जरूरत पड़ेगी? इसका जवाब है नहीं। और यहाँ पब्लिक इस पूरे इंसिडेंट को एक दूसरे नजरिए से भी देख रही है, जो कि एक बिल्कुल ही सच, एक ऐसा सच जो हम सब जानते हैं, जो मैं कहूंगा कि काश वो बात झूठ होती। और अगर इन सब इंसिडेंट के बाद भी ये फिल्म अगर बन जाती है तो क्या ये उतनी अच्छी बन पाएगी जितनी हम इसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं? और क्या ये फिल्म इस फ्रेंचाइज की स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स के लेवल को मैच कर पाएगी? तो देखो, इसका जवाब भी तुम्हें और हमें दोनों को पता है। इस फिल्म के पूरे इंसिडेंट के बारे में यही कहना चाहूंगा कि नो हेरा फेरी 3 इज बेटर देन फोर्स्ड हेरा फेरी 3। बाकी अगर फिर भी हेरा फेरी 3 किसी तरह बन जाती है तो आई एम श्योर कि मीडियोकर होगी, लेकिन मीडियोकर होते हुए भी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ के रख देगी। बट उसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस के फैंस को क्या ही फायदा होगा, क्योंकि फैंस तो इतने सालों से बस एक अच्छी फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ कि इस पूरे इंसिडेंट पे आप लोग क्या विचार रखते हो और अपने ओपिनियन जरूर बताना कि फिल्म को बनाना चाहिए या सेल्फ कर देना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इस फिल्म को बिना परेश रावल के बनाना चाहिए? तो सारे लोग अपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बात भाई वही है कि बिना परेश रावल के कहीं ना कहीं एक मिसिंग लगेंगी चीज़ कि नहीं यार, क्योंकि मेन कैरेक्टर है भाई वो, उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब लग रहा है कि ज़बरदस्ती वाली चीज़ चल रही है कि बस बनानी है तो अब बनानी है, ऐसा वाला सीन लग रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ हो इनका सेटलमेंट आपस में और कम बैक कर जाए अपने बाबू भैया। हम तो भाई पॉजिटिव होप करते हैं, देखते भाई क्या होता है। और इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर भाई तुम्हारा क्या मैटर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।